मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खूबसूरत इंसान बनने की कोशिश भी कर रहे होंगे और हमें करनी भी चाहिए। वैसे तो ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत नज़र आना हर किसी की ख्वाहिश होती है, वो चाहे मर्द हो या फिर ख़वातीन हो। इसलिए हर इंसान को खुद को सजने और संवारने में भी हर कोई लगा रहता है। लेकिन हम अक्सर औकात देखते हैं कि ज़ाहरी तौर पर नफीस या फिर खूबसूरत नज़र आने वाले जो लोग होते हैं वो दिल के इतने अच्छे नहीं होते हैं। जब हमारा पाला उनसे पड़ता है तो हमें पता चलता है कि शक्ल से तो बहुत इम्प्रेसिव लग रहे होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और नज़र आती है या पता चलता है। कहते हैं ना कि खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर होता है। इसलिए ज़िंदगी में ना सिर्फ हमें खुद का दिल जो है वो अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इंतखाब भी उन लोगों का ही करना चाहिए जिनके दिल उनके चेहरों से ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ हों। जब आपके दिल साफ़ होते हैं ना, तभी आप किसी के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए राहें हमवार जो हैं वो कर सकते हैं। तो इसलिए अपने लिए भी ये दुआ करनी चाहिए और दूसरे लोगों के लिए भी यही दुआ करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं ओरल हेल्थ के हवाले से। तो ओरल हेल्थ जो है हमारी जिस्मानी सेहत से भी ज़्यादा अहम और ज़रूरी समझी जाती है। हमें लाहक होने वाली बेशतर बीमारियों की वजह मुनासिब अंदाज में ओरल हेल्थ केयर का ना होना भी है और इस वजह से कहा जाता है कि दांत अच्छे हैं तो सेहत भी अच्छी होती है। और वैसे भी सेहतमंद दांत और मसूड़े अपनी शख्सियत और मुस्कुराहट में एक निखार भी पैदा कर जाते हैं। लेकिन मुनासिब ओरल हेल्थ केयर ना होने की वजह से दांतों और मसूड़ों की बीमारियां आम होती ही जा रही हैं। मसूड़ों से खून आना एक मसला बनता जा रहा है, जिसका सामना उम्र के किसी हिस्से में भी हमें करना पड़ सकता है। मसूड़ों से खून रसना मुंह से बदबू आने की भी एक अहम और बड़ी वजह बनता है, जो किसी भी शख्स के लिए बाइसे शर्मिंदगी ही बनेगा। अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं कि हम बाकायदगी से टूथब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी ब्रश करने के बाद हमारे गम्स रेड हो जाते हैं या उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इस मर्ज को हम लोग बहुत ही मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मसूड़ों से खून आना कई ख़तरनाक बीमारियों की भी वजह बन सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना है। तो मसूड़ों से खून आने की क्या वजूहात हो सकती हैं, कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और इससे हम बच कैसे सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शाजिया नाज है, डेंटल सर्जन है। डॉक्टर शाजिया, आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ डीमोट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में और वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ। जहाँ तक अगर हम ओरल हेल्थ की बात करें तो ओरल हेल्थ में जो बहुत ही अहम टॉपिक है और इसके लिए लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी। उसके लिए ये है कि अगर हम ओरल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो को देखें तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले चीज़ आती है कीड़ा लगना, जो जिसको हम डेंटल कैविटीज़ कहते हैं। ठीक है। कैविटीज़ का प्रॉब्लम आता है। दूसरा है ये जो आपने अभी मसूड़ों का बताया, मांसखोरा या पेरियोडोंटाइटिस। तीसरे नंबर पे आ जाता है कोई डेंटो एल्वियोलर ट्रामा आ जाता है। अच्छा। इसके बाद आ जाते हैं कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ओरल कैंसर है। ये सारी वो डिजीज़ हैं जो ओवरऑल आपकी ओरल हेल्थ के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। और फाइनली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मतलब उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर हम डेंटल केरीज की बात करें तो ग्लोबली इसका बर्डन ये है कि 2 बिलियन पीपल जो हैं दे आर अफेक्टेड विद द डेंटल केरीज। और अगर बच्चों में देखा जाए तो उसमें 520 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो अफेक्टेड हैं। बच्चों में रेशो ये ज़्यादा पाई जाती है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान में 60% लोग जो हैं जिनमें डेंटल केरीज की प्रेवलेंस है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। और इसी तरह पेरियोडोंटाइटिस का भी इशू है। सो लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत अशद ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें ये आपके मीडिया के थ्रू, बल्कि हमें गवर्नमेंट पे भी इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लोगों की एक्सेस इतनी नहीं है, वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाए, किस तरह पहुँचाई जाए। बिल्कुल ऐसे। मेरा तो इवन मशवरा या सजेशन ये भी होगी कि सिलेबस में ये चीज़ें इंक्लूड कर देनी चाहिए ताकि ये पार्ट ऑफ सिलेबस हो।
बिल्कुल ऐसे ही, ताकि बच्चे छोटे होते ही इन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें, उन्हें पता हो कि आगे जाके हमने किस तरह अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर शाजिया में बात करी थी कि मसूड़ों से खून आना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि ब्रश करें, अच्छा खून आया, कोई बात नहीं, कुल्ली की और उसके बाद चले गए। इस चीज़ को बड़ा रेगुलरली हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। क्या ये एक ख़तरनाक बीमारी भी बन सकती है? जी बिल्कुल। इसका मैं आपको बताऊं कि ये एडवांस लेवल पे जाके बोन लॉस शुरू हो जाता है। अच्छा। और इसको हम क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। अच्छा। फाइनली ये जो क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस है, इसका जो बॉडी पे इफेक्ट आता है, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। इसके अलावा ये डिमेंशिया का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। लो बर्थ बेबी वेट जो है, जो ख़वातीन जिनको ये प्रॉब्लम आता है, उनकी प्री मेच्योर बर्थ होने की वजह से बच्चे जो हैं वो बॉडी वेट उनका कम होता है। ठीक है। अर्ली डिलीवरी हो सकती है। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, सिर्फ आपकी ओरल हेल्थ तक कन्फाइंड नहीं रहती, वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है। तो डायबिटीज़ में नॉर्मली कंसिडर होती हैं 5 कॉम्प्लिकेशंस, 5 कॉम्प्लिकेशंस। और जो पेरियोडोंटाइटिस है, राइट नाउ हम उसको 6th कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है कि वो उसकी 6th कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। पेरियोडोंटाइटिस जो है। सो देयर इज़ अ बाई डायरेक्शनल रिलेशन। ओरल हेल्थ जो है बॉडी को इफेक्ट कर रही है, और बॉडी के डायबिटीज़ जो है वो ओरल हेल्थ को। और इवन अगर आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस को प्रॉपरली मैनेज करवा लेंगे, तो इवन आपका डायबिटिक जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल है वो बेहतर हो जाता है। वो भी कंट्रोल हो जाएगा, यानी आपकी शुगर जो है वो बेहतर हो जाएगी, वो बेहतर हो सकती है। ठीक है। और इसी तरह जो मेन इन दोनों में डेंटल केरीज का भी इशू और ये जो पेरियोडोंटाइटिस है, मेन चीज़ इसमें प्लेक का रोल है। ओके। ठीक है। सो इनिशियल लेयर एक जो बनती है कुदरती तौर पे जो स्लाइवा में है, वो डेंटल पेलिकल होती है। उसके बाद वो जब ग्रेजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो स्लाइवा के रिमेनिंग जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे ऐड अप होना शुरू हो जाते हैं, फूड डेब्री भी बीच में आ जाते हैं। तो वो जब अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो वो एडहेयर होती बढ़ती चली जाती है। उसकी वजह से फिर जो हमारे दांतों के प्रॉब्लम्स है बढ़ते जाते हैं। लेकिन डॉक्टर शाजी, यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, माइंडसेट बना हुआ है कि हम शायद एक तो ब्रश बहुत हार्ड वाला यूज़ करते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं, इस वजह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। आपने हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करना। ओके। नॉर्मल करें। ठीक है। या इवन सॉफ्ट करें, या सॉफ्ट से भी समटाइम जिनके ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ हैं वो तो सुपर सॉफ्ट पे जा सकते हैं। सही। लेकिन इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात है, फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं कर रही। असल चीज़ है कि आपने थॉरोली ब्रशिंग करनी है। उसमें इस वक्त तो मेरे पास वो मॉडल नहीं है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई मौका मिला तो मैं मॉडल लाऊंगी और आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगी कि प्रॉपर टेक्निक क्या है। उस प्रॉपर टेक्निक को अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाए तो ओरल हाइजीन बेहतर होती है। और दूसरी बात यह है कि दिन में 2 मरतबा ब्रश कीजिए, ब्रश करना सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, मैंडेटरी है। ब्रश करने के बाद रात को आपने डेंटल फ्लॉस भी यूज़ करनी है। डेंटल फ्लॉस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रश के बाद भी कुछ खाना हमारे दांतों में या फूड डेब्री जो होते हैं वो दांतों के बीच फंस जाते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमूव इट एज वेल। वो प्रॉपरली जब आप उसके फ्लॉस यूज़ करेंगे, दांतों के बीच में से खाना निकाल देंगे, तो उसके बाद लास्ट काम जो आपने करना है सोने से पहले, यानी वो फ्लॉस करके आपने रिंस करना है। थॉरोली कुली करें अच्छी तरह से, ताकि वो डेब्री जो फ्लॉस से निकल आया है वो या प्लेक निकल आया है तो वो सारा रिमूव हो जाए, आपकी ओरल कैविटी क्लियर हो। रात ऐसी होती है कि पूरी 6 घंटे 8 घंटे जब बंदे ने सोना होता है तो वहाँ खाने के ज़रात नहीं होने चाहिए, क्योंकि खाना के ज़रात मौजूद होंगे तो डैट इज़ अ गुड सबस्ट्रेट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वहाँ पे जरासीम की जो फिर उसमें अफजाइश जो है बढ़ जाते फिर रात को ऑब्वियसली वो फिर तो कैविटीज़ के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, मसूड़ों का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। जो टूथ ब्रश कहते हैं कि हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद प्रेफरेबली 3 मंथ्स चेंज कर देना, 3 मंथ्स तक कर लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो लोग विग्रेसली करते हैं या फोर्सफुली करते हैं, उनके 3 मंथ से पहले ही उसके ब्रिसेस जो हैं डैमेज हो जाते हैं। हाँ। आपने जस्ट उसे आइडेंटिफाई करना है, अगर वो लग रहा है कि ब्रिसेस डैमेज हो गए तो आप उसको बेहतर है आप फौरन चेंज कर लें। और दूसरी बात है कि मैं ये भी रिकमेंड करूँगी कि जो पेस्ट है वो चेंज करके करें। हर पेस्ट की क्वालिटी डिफरेंट है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, कोई भी पेस्ट करें चेंज कर लें। एक दफ़ा एक माह एक यूज़ कर ली, अगली दफ़ा कुछ और कर लें, उसको चेंज करके करते जाएं। और बच्चों में ख़ास तौर पे, अब बच्चों की बात आए तो हम ये बच्चे चूँकि मीठा बहुत खाते हैं, स्वीट्स लेते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, और दूसरा डाइटरी हैबिट्स में मीडिया का ये भी रोल रहा है कि कोला ड्रिंक्स और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो चल रहे हैं, इन हैं
इसने बहुत एडवर्सली इफेक्ट किया है बच्चों की है ओरल हेल्थ को। उनमें भी उनकी ट्रेनिंग जो है वो तो उनकी जब खातून प्रेग्नेंट होती है ना, हम तो ये एडवाइस करते हैं कि तब से माँ की ट्रेनिंग पहले की जाए। ठीक है। क्योंकि माँ की अपनी अगर ओरल हाइजीन बेहतर है तो वही इफेक्ट उसकी औलाद में आएगा। बच्चे जब देखेंगे तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो मसूड़ों से खून आना है, इसको फिर हम ठीक कैसे कर सकते हैं? इसकी रेगुलर ब्रशिंग और प्रॉपर टेक्निक। अच्छा, ठीक है। और ट्वाइस अ डे, आप सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करें, रात को सोने से पहले मैंडेटरी है, रात को सोने से पहले हर सूरत ब्रश करें प्रॉपर। कोई वजह नहीं है कि ब्लीडिंग हो। ब्लीडिंग का आना फर्स्ट साइन है, ये अलार्मिंग साइन है, आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और लोकल काजिज़ को हम पहले देखते हैं कि क्या लोकल काजिज़ हैं, या तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि दांतों की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, या कोई और ओवरहैंग रेस्टोरेशन है, या कोई ऐसी फॉल्टी रेस्टोरेशंस हैं, क्या रीज़न है, कहाँ से आ रहा है, या वो वाकई पेशेंट का कोई ये ब्रुश ट्रॉमा तो नहीं हो रहा, कि वो फोर्सफुली तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें इवेल्युएट पहले कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन डॉक्टर शाजिया, मुंह से बदबू भी बहुत से लोगों को आती है, जैसे मैं बात भी करी थी कि अच्छा खासा ब्रश करते भी हैं, 2 टाइम्स भी ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों बैड ब्रेथ की बैड ब्रेथ के चांसेस जो हैं बेसिकली 80 to 85% जो हैं वो ओरल कैविटी से ही रिलेटेड है। फिर हाँ, इसके बाद हम सिस्टेमिक काजिज़ की तरफ जाते हैं। तो लोकल काजिज़ को जब भी हमने देखना है तो इसमें ये चीज़ क्लियर है कि सबसे अहम रोल, अभी जब हम बार बार प्लेग की बात करते हैं तो प्लेग का ही रोल है। प्लस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सही, वो हिडन एरियाज में रहते हैं, जिंजाइवल सर्कस में चले जाते हैं, अगर पॉकेट्स हैं तो पॉकेट्स में चले जाएंगे, वो बैड ब्रेथ का बायस बनते हैं। तो इसके लिए अगेन बैक्टीरियल लोड को हमें कम करना है ओरल कैविटी से, और वो रेगुलर ब्रशिंग के साथ होगा। और अपने डेंटिस्ट को एटलीस्ट आप हर 6 महीने बाद चेक करवाएं, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एक ही दफा कर लें। चले एक दफा ही अपने डेंटिस्ट को चेक करा लें ताकि कोई मसला और ना हो। ऐसे लोगों में दूसरा जिनको ये बैड ब्रेथ का इशू आ रहा है वो जरूर अपनी टंग को भी ऑब्जर्व करें, क्या उसमें कोई व्हाइट कोटिंग तो नहीं है। एक तो हम लोग सिर्फ अपने दांत को ब्रश करते हैं, अपनी टंग को भी हमें ब्रश करना चाहिए, साफ करना चाहिए, उसकी वजह से भी। दूसरा लास्ट पे डॉक्टर शादी में ये पूछना चाहूँगी विजडम टूथ के हवाले से। बहुत से लोग कहते हैं, मैं खुद भी इस चीज़ की जो है एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जब विजडम टूथ निकलता होता है बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और बहुत से लोग फिर इसको निकलवा भी देते हैं कि दर्द की वजह से। तो क्या निकलवा देना चाहिए या वेट करना चाहिए इसका कि ये निकले? ये केस टू केस वेरी करता है। अच्छा। अगर स्पेस है तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे, और अगर उसका अपोजिट टूथ भी मौजूद है तो फिर हम चाहेंगे कि ये इसको इरप्ट होने दें। ओके। लेकिन मीनवाइल ड्यूरिंग इरप्शन प्रोसेस जो ये होता है कि वहाँ चूंकि जो ओवरलाइंग फ्लैप होता है, अच्छा, वो वहाँ पे चूंकि ब्रशिंग प्रॉपर लोग नहीं करते, सही, और वहाँ पे खाना फंस जाता है उस फ्लैप के नीचे, और खाना फंसने से जब वो वॉश आउट नहीं होता तो वो लेटर ऑन इन्फ्लेमेशन की तरफ और इन्फेक्शन की तरफ ले जाता है। वो स्वेलिंग बार बार रिकरेंट होती जाती है। अच्छा। बाज़ औक़ात हम फिर सर्जरी करके उस फ्लैप को रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड हमने देखना होता है कि इरप्शन के लिए उसके पास स्पेस है जॉ में या नहीं है। नेचुरली लोगों का इशू ये है कि हम रिफाइंड फूड पे आ गए हैं, सही, जिससे जा की ग्रोथ भी उस तरह से नहीं हो पा रही होती, इसलिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर मसले मसाइल निकलना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर शाजिया नाज डेंटल सर्जन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर शाजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं, और ओरल हेल्थ के हवाले से, ओरल हाइजीन के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि जितनी हमारी ओरल हाइजीन अच्छी होगी उतने ही हमारी सेहत अच्छी होगी। जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए नौजवानों और उनको दस्तियाब तालीमी और मुआशी मौक़ों के हवाले से। तो पाकिस्तान में शुबे तालीम या फिर जॉब मार्केट की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में आला तालीम के हवाले से दरपेश मसाइल की बात की जाती है तो नाकदीन जो है उनकी जानिब से एतराज़ उठाया जाता है कि दूसरे ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स लेने वाले जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है, जिसकी एक बड़ी वजह मुनासिब रहनुमाई का ना होना भी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैरून मुल्क में दस्तियाब मौक़ों की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, रहनुमाई के फुकदान का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो लोग जॉब परमिट पर दूसरे मुल्क में जाते हैं
उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह उनको इमिग्रेशन मिल जाए, लेकिन अक्सर लोग ना काफ़ी इंफॉर्मेशन होने की वजह से इसमें भी रह जाते हैं, इमिग्रेशन नहीं हासिल कर पाते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो पाकिस्तानी तलबा के बैरून मुमालिक में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से उन्हें स्कॉलरशिप यहाँ पे इमिग्रेशन के हसूल के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी राहें हमवार करते हैं, उनको ना सिर्फ दस्तयाब मौक़ों के हवाले से बर वक्त मालूमात देते हैं बल्कि मुकम्मल तौर पर कानूनी रहनुमाई भी फराहम करते हैं कि यहाँ पर बैठ के उन्हें क्या क्या करना चाहिए, और जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं वो इमिग्रेशन के हवाले से यहाँ पर जब उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है तो कानूनी तौर पर किन किन चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। तो जनाब चले उन्हीं से जानते हैं कि बैरून मुल्क जो तालीम हासिल करने वाले या फिर जॉब करने के ख्वाहिशमंद जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं, उन्हें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है और किस तरह वो इन चीज़ों को वहाँ पर टैकल कर रहे होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट समीर हैं, जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट भी हैं और सिर्फ ना पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। समीर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सबसे पहले आपको यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये इतना बड़ा कंसर्न है हम सबका कि हम लोग ख्वाहिश तो करते हैं कि बाहर जाके पढ़ें या बाहर जाके हम अच्छी जॉब हासिल करके अपने लिए कमाएं, लेकिन जा नहीं सकते, बहुत सारी कह लें कि हर्डल्स आ जाती हैं। तो आज आपने वो सब कुछ हमें बताना है। सबसे पहले एक हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़े के हवाले से कि बच्चे यहाँ से जाते हैं तो स्टूडेंट वीज़े के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और क्या क्या उसका प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात करें। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम किसी तरह वहाँ सेटल हों। हाँ जी। और उनके पास शॉर्टकट तरीका होता है, और जो स्टडीज़ करना चाहते हैं वो जैसे एक मैं इसको एक बड़ा एक मखसूस तबका है जो मोस्टली चाहते हैं कि हम लोग इस स्टडी वीज़े पे जाएं। और उसमें मेन प्रॉब्लम तो ये होती है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, अच्छे कंसल्टेंसी है, क्योंकि मैं इस टॉपिक को ज़्यादा फर्दर उनको जो बेसिकली प्रॉब्लम पड़ती है वंस दे गॉट अ वीज़ा, उसके बाद वहाँ पे जब ये लोग पहुँचते हैं इंग्लैंड में तो उनको किस चीज़ की फेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं इस पे बात करूँगा कि कंसल्टेंसी में क्या कुछ आता है, वो हर एक यहाँ पे एजेंट्स कंसल्टेंसी में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, आपको कॉलेज से कैश लेटर्स वगैरह, और उसके अलावा आपकी बहुत सारी आइल्स की फॉर्मेलिटीज़ हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट रूल्स हैं और डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो इजी मोस्टली हर स्टूडेंट इंटरनेट पे भी देख सकता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है कि वहाँ जाके लोगों को क्या फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट जो अपनी ख्वाहिशात सोच के चलते हैं वहाँ जाएंगे तो ये होगा वो होगा, वहाँ पे क्या उनसे प्रॉब्लम फेस आती है, स्पेशली सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ वाले कैसा बिहेव कर रहे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंसी के रिलेटेड जितने एजेंट्स हैं वो उनसे मिसयूज़ कर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे क्या कुछ होता है, ये इस टाइम जो मेन टॉपिक अगर हम इस पे ज़्यादा बात करें तो उनके लिए काफ़ी क्या वहाँ पर जाके फिर क्या क्या उन्हें लें के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को? सबसे पहले तो जो बेसिक्स है हर एक को, तो अकोमोडेशन वगैरह वो तो लोग लेते हैं, जो कि हाईली इस टाइम इम्पोर्टेंट है कि कैसे करना है, वो कोई ना कोई रिलेटिव ज़रा सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम उनको ये पड़ती है कि उस टाइम इनके ये स्टडीज़ पे लोग यूनिवर्सिटीज़ नहीं टाइम पे जाते, प्रॉपर कॉन्टेक्ट में नहीं रहते यूनिवर्सिटीज़ के। इसकी वजह से उनको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ लेटर्स आते हैं उनको एड्रेस की वजह से, तो जिसकी वजह से उनके वीज़े भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो अभी जो मेरे जो मेन इनको फोकस स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए कि अगर वो स्टडीज़ के वीज़े पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वर्क परमिट पे कैसे अपने आप को शिफ्ट करें। अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे वर्क परमिट भी अवेल कर सकते हैं? जी, आप किसी वहाँ कंपनी में जो लोकल वहाँ पे कंपनीज हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो अगर वहाँ आप काम कर रहे हैं 20 आवर्स उनको लॉ होते हैं, तो आप उनसे बात करें। उनको उनके अपने उनसे पूछें कि आपके पास होम ऑफिस का लाइसेंस है कि नहीं है। अगर आपके पास उनके पास होम ऑफिस का लाइसेंस अप्लाई करते हैं जिसकी एक फ़ी है, वो होम ऑफिस का लाइसेंस अप्लाई खुद भी कर सकते हैं, किसी अच्छे लॉयर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसके बाद वो अपनी वहाँ पे उनको ये चाहिए कि फ्यूचर में अपना स्विच वीज़ा कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी। आप 3 साल वेट ना करें कि मैं 3 साल स्टडी कंप्लीट करूंगा उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएट आगे की स्टडी करता हूँ या मुझे कोई वर्क परमिट बाद में मिलेगा। तो आप दौरान स्टडी भी आप अपना वीज़ा
स्विच करा सकते हैं। स्विच करा सकते हैं वहाँ पे काम करके, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जी, और जी। जो कंसल्टेंट होता है वही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डिग आउट करके दे रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से ये एक तो ये बात है कि स्टूडेंट वीज़े पे, दूसरा बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग विजिट वीज़े पे भी जाना चाहते हैं बाहर, लेकिन स्टूडेंट वीज़े के साथ साथ विजिट वीज़ा किस तरह हम ले सकते हैं, और विजिट वीज़ा कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है कि विजिट वीज़े के वहाँ जाके आप अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकते। अच्छा। अगर आप लोग सोचें हम विजिट वीज़े पे एक दफ़ा हमारा विजिट वीज़ा लग गया वहाँ हम सेटल हो जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं है। आप विजिट वीज़े पे के लिए सिर्फ अगर आपने स्विच करना है, नंबर ए आपको ओवरस्टे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा। आपका नंबर बी पे आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे वर्क राइट नहीं है, उसके सही। लिए या तो आपको 20 साल उस कंट्री में इलीगल रहना पड़ेगा, या अगर आप किसी से शादी करते हैं, और वो भी अगर आप किसी से शादी करते हैं तो वो शादी के लिए भी आपको ब्रिटिश से भी करते हैं, और फिर भी आपने, क्योंकि एक दफ़ा आपने ओवरस्टे हो गए तो इमिग्रेशन ब्रेक हो जाता है। तो फिर बहुत सारे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के जाके मिलता है। ये भी नहीं हो सकता कि विजिट वीज़ा पर डायरेक्टली शादी करें तो आपको मिल जाए। ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पर ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने बड़े केसेस किए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो कैटेगरीज आ जाती है, एक यंगस्टर का और एक ओवर 60s के वीज़े। ओके। तो पेरेंट्स के या कोई बुजुर्ग हैं या कोई ओवर 60s हैं, उनके वीज़े आसान लग जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ विजिट वीज़े पे। जी। अब इसमें मेन 3 कैटेगरीज को लोगों को पता होता है, अच्छा। जो कि मैं बहुत एक बड़ा पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। पहली कैटेगरी उनको पता होता है कि यह बेस्ट है, हमारे फाइनेंशियल टाइज हमने बनाने हैं। Exactly, लोग हाँ। फाइनेंशियल टाइज के लिए अपने लोगों से पैसे पकड़ते हैं, अपने अकाउंट्स में अकाउंट्स में डाल हाँ, देते हैं, और फिर होम ऑफिस वाले का क्वेश्चन होता है कि अचानक ही आपके अकाउंट में 10 लाख कहाँ से आ गए। मोस्टली लोग ये भी करते हैं कि 10 लाख डाल के और 6 महीने वेट करते हैं और फिर डालते हैं, तो माइट भी कुछ सिचुएशन डिफरेंट भी होती है। अच्छा। और अब क्योंकि आपकी वो स्टेटमेंट जो मनी आ रही है आपके बैंक में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि ये मनी कहाँ से आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ता अच्छा। है। यहाँ तक तो बहुत सारे आजकल लोग करते हैं, लेकिन ये लोगों का कंसेप्ट गलत है कि आपके पास 40 लाख होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए, आपके पास 10 लाख 5 लाख कुछ भी अमाउंट, इतनी अमाउंट हो जिसमें आप अपने एक्सपेंस वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। विजिट पे हमेशा 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है स्पॉन्सर्स का, जो इंग्लैंड से आपको स्पॉन्सर कर रहा है। वो मोस्टली हाईली लाइकली ऐसा होता है जिसमें उसने अकोमोडेशन शो करानी पड़ती है कि मैं आपको अकोमोडेशन दे रहा हूँ और मैं अंडरटेकिंग लेता हूँ, ये ऑन टाइम पे एक्सपायर जो वीज़ा होगा ये वापस चले जाएंगे। और जो दूसरा पार्ट होता है, वो दूसरा पार्ट इनका ये होता है विजिट पे कि आप लोग जो भी एप्लीकेंट कर रहा है उसमें उसको सिर्फ एक ख्याल रखें, अपनी सोशल ट्रैवल हिस्ट्री भी दैट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ सोशल टाइज जरूर बनाएं। अब सोशल टाइज पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सोशल टाइज है क्या? हाँ जी। सोशल टाइज में ऐसे कि आपके वापस जाने की इंटेंशन क्या है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डेफिनेटली आप जॉब कर रहे आप हैं, जॉब हॉलीडेज करेंगे पे जा जाके, रहे हैं। हाँ। मोस्टली लोग यहाँ पे क्योंकि बात कर देते हैं, अपने बच्चों को लेना जाते हैं और वीज़ा लगवा देते हैं जबकि उनकी समर वेकेशन स्टार्ट नहीं होती। तो क्वेश्चन आता है भाई अभी तो आपकी बच्चों की छुट्टियां नहीं, तो आपको इतनी जल्दी में आप क्यों जा रहे हैं? आप अप्लाई करें जब बच्चों को छुट्टियां होती हैं, तब फैमिलीज़ के साथ अप्लाई करें, या उनको छुट्टियां मिलती हैं तब अप्लाई करें ताकि बच्चों का जाना आसान हो। और जितनी यहाँ पे कोई ना कोई अपने प्रोजेक्ट ओवर 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाती हैं लोगों की, उनकी एक्टिविटीज़ बताएं कि ये किसी एनजीओ के साथ अगर काम कर रहे हैं तो बहुत उसका लेटर लगाएं। अगर वो किसी प्रोजेक्ट में एक्टिविटी में है, कोई भी लेट्स सपोज मेरे काफ़ी उस चीज़ के पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके साथ अटैच होने चाहिए। क्या समीर ये हो सकता है कि हम लोग विजिट वीज़े पे जाएं लेकिन वहाँ पे जाके हम अप्लाई करें और हमें परमानेंट वीज़ा या वहाँ का वीज़ा मिल जाए? जैसे मैं पहले इस पर डिस्कस कर चुका हूँ कि वहाँ पे बहुत से लोग क्योंकि इस ख्वाहिश से जाते हैं ना कि शायद मुमकिन हो जाए कि वहाँ जाके हम काम कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो भी सकता है अगर कोई अच्छे लॉयर मिलें, लेकिन अच्छा। अगर देखा भी जाए इसमें, लेकिन इसमें मेन जो लॉ कहता है कि विजिट वीज़े पे आप जाते हैं, देखिए इसमें 2 टाइप के विजिट वीज़े। अगर तो आप इंटेंशन फॉर मैरिज कर रहे हैं, सही। अगर आप विजिट वीज़ा लगाते हैं इंटेंशन फॉर मैरिज, पहले ही डिक्लेयर करते हैं कि मेरी मंगेतर वहाँ पे है, अच्छा। तो मैं विजिट पे जाके मैं उधर कर दूँगी, इधर बहुत खर्चा होता है या वो उधर से नहीं आ रहे, ठीक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वैसे विजिट पे स्विच करते हैं वो 2-3 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगा। उसके लिए फिर एक्सपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी कि आप लोगों का क्या सिचुएशन थी। अज़ालम में लोग काफ़ी जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, उसके लिए उनको दें। और अज़ालम पे भी बात करें तो एक लंबा टॉपिक चला जाएगा, तो क्योंकि ये लेकिन उस पर जो मोस्टली लोग हैं कि विजिट के बाद
3-4 उन्होंने कंडीशंस रखी हुई हैं, अभी तक ऐसा इन नहीं। सब चीज़ों की अपनी अपनी कंडीशंस होती है, अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो हमें फुलफिल करनी होती है। दूसरा ज़मीर, बहुत से लोग हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे कि उनके बच्चे और बीवियाँ यहाँ पे होती हैं, खुद वो बाहर होते हैं और उनको बुला नहीं पा रहे होते हैं या यहाँ से अपनी फैमिलीज़ को वहाँ नहीं बुला पा रहे होते। इसकी क्या वजह होती है, क्या क्या प्रोसीजर इसके लिए फिर चाहिए होता है? ये भी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसे बोलते हैं स्पाउस वीज़ा। ओके, स्पाउस वीज़े पे एंट्री क्लियरेंस स्पाउस वीज़ा होता है। सही। तो इसमें बेसिकली होता है कि हस्बैंड को शो ऑफ कराना पड़ता है कि उसके पास एक इनफ अकोमोडेशन है अच्छा। और उसकी थ्रेशोल्ड साल का वो 18,600 कमाए। ठीक है। अब बहुत सारे लोग, मोस्टली गाँव की साइड पे लोग या पाकिस्तान के बहुत ऐसे हाँ शादियां कर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता हम बुला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोगों को उनकी मजबूरियों का नहीं पता हाँ, कि ये 1550 पाउंड हर महीना कमाएगा तब अपनी बीवी को बुला सकेगा। ओके। तो उसके लिए लोग फिर बहुत सारी कोशिश करते हैं, अपनी सैलरी इंक्रीज करते हैं ताकि मैं बुला सकूँ। 18,600 कमाता है और अगर उसके साथ बच्चे नहीं भी आना है तो उसकी सैलरी जंप अप और कर देती है। फिर आपका 2 थ्रेशोल्ड इसका बहुत ज़्यादा होता है, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं उसमें 30,000 से भी ऊपर चला जाता है। अच्छा, मतलब जितनी फैमिली मेंबर ज्यादा होंगे जी, आपका जी। थ्रेशोल्ड जो है ना वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। लेट्स सपोज एक बच्चा है, उस ओके। पर जहाँ तक है पहले का 24, फिर दूसरे का पहले का 32 और समथिंग 24, ये राउंड फिगर आ सही। जाती है। तो 24,000 तक उनको एटलीस्ट करना पड़ता है। तो इसका फिर स्पाउस वीज़ा के लिए फिर क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से जो लोग जा रहे होते हैं जी, उन्हें क्या जी। चाहिए होती है? देखिए, यहाँ से इन लोगों के लिए यहाँ से टीबी टेस्ट की ज़रूरत होती है उनको, अच्छा। और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एक करना पड़ता है। अच्छा। बहुत सारी खातून होती है जो इंग्लिश टेस्ट कर ही नहीं पाती और ब्लेम अपने हस्बैंड को देती रहती हैं कि भाई हमें बुला नहीं रहे। सही। हस्बैंड बेचारे वहाँ से पुश कर के जी आप इंग्लिश टेस्ट करें फिर मैं बुलाऊंगा। बेचारा वो इंग्लिश टेस्ट करती हैं, हाँ। उधर से उनकी सैलरी में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर सैलरी अच्छा। 6 मंथ में उनको सेम सैलरी मीन्स के सालाना 18,600 और 6 मंथ में देखना पड़ता है। अगर उसकी जॉब बीच में चली जाती है, कुछ और प्रॉब्लम होता है, जॉबलेस हो जाता है वो, फिर वो स्टक हो जाते हैं। तो बहुत ये एक फिगर होता है कि आपने पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी कहना पड़ता है कि एटलीस्ट आप अपना इंग्लिश टेस्ट क्लियर करें, ये ना हो कि मैं अपना 6 मंथ का पीरियड पूरा करूं, आप भी मेहनत करें। मतलब हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के समझ रहे होते हैं कि भाई जाके शायद हमारे जो दोस्त अहबाब यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स गए हुए हैं शायद अयाशी कर रहे हैं और बड़े मज़े की वहाँ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी मुश्किलात का सामना उन्हें वहाँ पर करना पड़ रहा होता है और जिसके बारे में हमें नहीं इल्म होता है। इमिग्रेशन के हवाले से अगर मैं समीर आपसे पूछूँ, अगर पाकिस्तान में बैठ के हमने इमिग्रेशन वहाँ पर अप्लाई करनी है और वहाँ की लेनी है किसी भी मुल्क की, वो यूके हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, कनाडा हो सकता है, कोई और भी मुल्क हो सकता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? क्या हर मुल्क की अलग अलग चीज़ें होती हैं? जी देखिए, हर एक की स्ट्रेटजीज फिर, अब मैंने माल्टा में भी काम किया और मैं अच्छा। पाकिस्तान का भी हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, ओके। मैं बार का भी मेंबर हूँ। अगर मैंने सारी में यूके में तो ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हर मुल्क की अलग कैटेगरी, फ्लेक्सिबल लॉ है, किसी की मुश्किल है। कई अच्छा। कंट्रियों में कहते हैं कि एक रूल बना हुआ है कि यूरोप में, और अब तो इंग्लैंड को भी कह रहे हैं, यूरोप और इंग्लैंड और दुबई में, मतलब आप सिर्फ चलें दुबई को छोड़ें, यूरोप और इंग्लैंड में जाना आसान है और पेपर बनाने मुश्किल है। ये एक रूल बन चुका हुआ है, मतलब हम लोग आसान लफ्ज़ों में बोलें, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जाना मुश्किल है लेकिन सेटलमेंट आसानी से मिल जाता है। हालांकि यूके और यूरोप में सेटलमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है, आप बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस से जाते हैं, लेकिन वहाँ कंट्री में जाना आसान है। लेकिन हर एक अपना प्रोसीजर है, लंदन का अपना है, लेकिन अगर यहाँ से कोई अगर सेटलमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट वीज़े पे बात कर सकते हैं। बहुत सारे न्यू वर्क परमिट्स आए हैं, लेकिन क्योंकि बहुत लंबी डिबेट है इस पे, तो क्योंकि अगर मैं शुरू करूँगा बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो उसका शॉर्ट टाइम पीरियड है हमारे पास। इसके कितने साल में हमें अगर ये देखा जाए तो वीज़ा मिल जाता है? सेटलमेंट मिल जाती है। अच्छा। अगर इससे वीज़ा तो आपको जब मीन्स अगर आप उनके पूरी रिक्वायरमेंट करते हैं वीज़ा मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल कैटेगरीज होती है कि 5 साल अगर लीगल आते हैं, अच्छा। तो 5 साल के बाद, लेकिन स्टूडेंट्स का 10 साल पे है, 10 साल के बाद उनको इंडेफिनिट मिलता है अगर वो स्टडी कंटिन्यूसली करते रहे लॉफुल रेजिडेंस पे। अच्छा। अगर ब्रेक ना उनका आया हो, अगर स्पाउस पे है वो 5 साल पे है। वर्क परमिट्स भी कुछ 5 साल पे हैं, कुछ 3 साल पे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें। सही, डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से फिर वो चीज़ें उसको लेकर चलते हैं। हमारे साथ जनाब इमिग्रेशन एक्सपर्ट एडवोकेट समीर खान मौजूद थे। समीर, बहुत शुक्रिया आपके बहुत बहुत थैंक यू आपके बुलाने का, और आपने ये जो तमाम तर जितने भी हमारे सवालात थे और जितनी भी कन्फ्यूजन थी जो हमें पता नहीं चल रही होती कि हमने अगर कोई वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, उस पर हमने अब बात की। आप यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह बात कर रहे थे हम नौजवान और उनके कामयाब मुस्तकबिल के हवाले से, तो नौजवानों को मुस्तकबिल तभी कामयाब मिलता है जब वो अपनी तमाम तर एनर्जीज और फोकस तालीम पर रखते हैं, अच्छे ग्रेड्स हासिल करें और अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन हम देखते हैं कि सिगरेट नोशी और नशे जैसी लत हमारे नौजवानों को तबाह करती ही जा रही है। नशे की बीमारी मुआशरे की जड़ें खोखली कर रही है और ड्रग्स माफिया एक मुनज़्ज़म अंदाज में नौजवानों को अपने ट्रैप में फंसा रहे हैं और अब तो तालीमी इदारे भी इस शर से महफूज नहीं रहे हैं। अगर तालीमी इदारों में बात की जाए तो वहाँ पर भी ये नशे का जो है बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता ही जा रहा है और ये मुआशरती तबाही का भी सबब बन रहा है। नशे की इस बुराई के खिलाफ मुआशरे में वालिदैन और तालीमी इदारों को मिलकर, मतलब हम सबको मिलकर अपना अपना काम करना ज़रूरी समझना चाहिए। लेकिन खुश आइंदा बात यह है कि अब तालीमी इदारों ख़ुसूसन यूनिवर्सिटीज़ में नशे के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ हुकूमत ने तलबा का डोप टेस्ट लेने का फैसला कर लिया है और हायर एजुकेशन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मुरासिले के ज़रिए भी ये हिदायत जारी करते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने इदारे में जो स्टूडेंट्स हैं उनका सर्वे करें और मनशियात का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स की फहरिस्त तैयार करें और ऐसी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए भी मुनासिब इकदाम किए जाएं। तो जनाब, इस हवाले से मजीद क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये जो फैसला किया गया है, क्या इससे हम लोग नशे के जो आदी लोग हैं या जो नशे का बढ़ता रुझान है उसको कम कर सकते हैं कि नहीं कम कर सकते हैं? सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम है। सर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी आपका। आपने फिर जुल्फ़िकार साहब, ये जो नया इकदाम उठाया गया है हुकूमत की तरफ से कि कॉलेजेस और बिलखसूस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जहाँ पे ये नशे की लत बढ़ती ही जा रही थी, रुझान बढ़ता ही जा रहा था, वहाँ पे शायद उसको कम करने के लिए अब ये नया डोप टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। आपको क्या लगता है, इससे क्या ये जो नशे की रोकथाम में कोई वाज़ेह कमी आ सकती है? बहुत शुक्रिया जी आपका। फैसला तो अच्छा है। मुझे इस बात का नहीं, मैं तो पिछले 2 वीक से आउट ऑफ कंट्री था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास हुआ इसका सही, और उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन जो पाकिस्तान का, उसको डायरेक्शन जारी की है। 4 चीज़ें मेन हैं। एक तो तलबा का डोप टेस्ट किया जाए और दूसरा एक रैंडमली सर्वे किया जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके बाद ANF के साथ कोऑर्डिनेशन बिल्ड की जाए और ख़ासकर उन अदारों के साथ जैसे हमारा अदारा है कि जो काम कर रहे हैं आगाही के प्रोग्रामों के लिए। और चौथे नंबर पर ये है कि हम किस तरह मिलकर बेहतर तरीके से ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं अदारे के अंदर ताकि ड्रग्स का इस्तेमाल कम हो। जहाँ तक आपने डोप टेस्ट की बात की, तो डोप बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन है जो कि आपके ब्रेन में पैदा होती है कुदरती तौर पर। और ब्रेन में पैदा होने के बाद आपके जो मसल्स हैं इनको स्ट्रेंथन करती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि डोप टेस्ट का जिक्र जब भी आता है तो वो ज़्यादातर स्पोर्ट के खिलाड़ियों के लिए आता है, जो रेस में हिस्सा लेते हैं या वेट लिफ्टिंग में आते हैं, और वो मसनूई तौर पर जो प्रोटीन है वो हासिल करते हैं ताकि उनकी बॉडी बेसिकली, आपने देखा होगा उनके मसल, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो डोप टेस्ट, मेरा ख्याल है जिस तरह हमने पहले कहा था कि डोप टेस्ट के साथ साथ अगर आप रैंडमली जो टेस्ट है, रैपिड टेस्ट किट है, एक यूरिन के जरिए आप इमीडिएटली टेस्ट ले सकते हैं जिसमें 14 ड्रग्स इमीडिएटली आपके सामने आ सकते हैं। फिर आपका ब्लड के जरिए टेस्ट हो सकता है। फिर आपका ये बाल है उसके जरिए नई टेक्नोलॉजी आई है। फिर एक और टेक्नोलॉजी जिसका मैंने जिक्र किया था कि आप वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो किट्स किस तरीके से मिल जाए और पेरेंट्स को हम दें कि आप ज़बान के ऊपर वो स्ट्रिप को रखेंगे और विदिन 5 to 10 सेकंड आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कौन सा ड्रग इस्तेमाल कर रहा है और किस मकदार में इस्तेमाल कर रहा है। ये भी पता चल जाएगा कौन सा कर रहा है। तो डोप टेस्ट तो बेसिकली उनके लिए, पता नहीं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उन्होंने अच्छा फैसला किया होगा, मैं उसकी नफी नहीं करता, देर आए दुरुस्त आए, चले किसी ना किसी ट्रैक पे बात तो बड़ी। मुझे इस लेटर के आने के बाद बहुत सी यूनिवर्सिटी और जो जिनके साथ हम काम करते हैं, खासकर यूनिवर्सिटियों की बात अभी की गई है, कॉलेजेस और स्कूल्स की बात नहीं की गई, उन्होंने राब्ता किया है कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। तो मैंने उनसे यही कहा है कि देखें, हम आपको जब कहते थे कि आप अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, जब आप अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट तो फिर यही निकलेंगे। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि
अब हमें हर उस अमल का हिस्सा बनना है जो हम जिनको इग्नोर करते रहे हैं। अगर किसी इदारे में, ये यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा या हॉस्टल के अंदर कोई बच्चा या बच्ची नशा करती है तो हमें उनको छुपाना नहीं चाहिए। अभी भी मैं आपको दावे से कहता हूँ, 100% दावे से कहता हूँ कि मैं जानता हूँ किन किन इदारों में नशा होता है, किन किन हॉस्टल में बच्चे नशा करते हैं, कौन सा आइस। देखिए, आइस तो एक ऐसा नशा है, अगर उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, अगर आप रेगुलर उसके यूजर हैं, डिपेंडेंसी आपकी उस पर हो गई है, तो रिकवरी आपकी इस तरह मुमकिन नहीं है। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं? आपने उसके साथ साथ फिर दूसरा जो इसका कंटेंट है वो यही है कि आपने एएनएफ के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। एएनएफ ऑलरेडी लॉ इन्फोर्समेंट पे काम कर रही है, पुलिस कर रही है, और उसके साथ फिर उन अदारों के साथ जो ड्रग्स के खिलाफ आगाही पैदा कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम करवाते हैं, उसके साथ से फिर आप सर्वे किस तरह करेंगे? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में 50,000 बच्चा पढ़ रहा है, क्या उस यूनिवर्सिटी में 4-5 हजार बच्चा स्मोकिंग नहीं कर रहा, चर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा? चर्स तो एज ए फैशन है। कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ये उसका सरबराह कहेगा जी मेरी यूनिवर्सिटी में ये सर्वे हुआ है और ये है जी उसका डाटा? कोई नहीं देगा। हमने इसके लिए एक लॉ पास करना है। ये हमें ठीक है, मैं मानता हूँ बाद जगहों पे आपके एग्जेक्टिव ऑर्डर काम करते हैं, बाद जगहों पे एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं काम करते। जब मामला हद से बढ़ जाते हैं, आपने उस हद को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जुल्फिकार साहब, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर का भी क्या फायदा अगर उस टेस्ट से हमें पता ही नहीं चल रहा कि बच्चा नशा कर भी रहा है, नहीं कर रहा, वो कौन सा नशा कर रहा है, तो फिर इस टेस्ट का क्या फायदा है? बड़ी माजरत के साथ इससे पहले भी कई एग्जेक्टिव ऑर्डर, कई कोर्ट के ऑर्डर निकले हुए हैं, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ अभी तक स्टिल। तो क्या उन पर कोई अमल दरामद हुआ? देखिए, बदकिस्मती ये है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बदकिस्मती ये है कि जब आप नॉन प्रोफेशनल लोगों को उस प्रोफेशनलिज्म में लेके आएंगे ना, तो फिर हर चीज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आपको तो ये नहीं पता कि प्रिवेंशन है क्या, प्रिवेंशन की जो स्ट्रेटजी है उसको हमने किस उस पर काम करना है। आप कहते हैं जी ठीक है, एक वॉक कर लें, एक फलां कर लें, नहीं। प्रिवेंशन की जो स्ट्रेटजी है वो पेरेंटिंग स्किल्स हैं, फैमिली के प्रोग्राम है, उसके बाद टीचर की टीचिंग स्किल है, बेसिक लाइफ स्किल है, नॉन टीचिंग स्टाफ की स्किल्स है, उसके बाद जो बहुत से और लोग आपके इदारे में है। जब आप इन चीज़ों पे काम ही नहीं करेंगे, आप तो सिर्फ ये समझते हैं हम तालीम दे रहे हैं। आप तालीम ज़रूर दे रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है, वो हम नहीं कर रहे, नहीं दे रहे। वो कहाँ है? अब एक बच्चा और बच्ची जो प्रोफेशनल स्टूडेंट है, वो गिलास में सफ़ेद चीज़ को घोल के मिक्स करके पी लेता है और 3 दिन जागता है, घर में काम करता है, अपने थीसिस, उसको एजुकेशन का स्ट्रेस है। तो वालिदैन नहीं पूछते बच्चे तुम क्यों जागते हो, तुमने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की है, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। टिचर की तो बाद में, टीचर ने तो सिर्फ कहना है, यूनिवर्सिटी ने तो कहना है कि जनाब ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा एग्जाम देगा, बच्चा पढ़ेगा, पास होगा। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में वो आसानियाँ नहीं पैदा होंगी, जब वो बजाय आसानियाँ मुस्बत अपनी जो लाइफ गुजारने के बाद, लेकिन एंड का उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लेकिन फिर वालिदैन को क्या करना चाहिए? अब एक बच्चा अगर ऑलरेडी इस नशे की लत में मुब्तला है और इस तरह की चीज़ें जैसे आप बता रहे हैं यूज़ कर रहा है ड्रग्स, तो फिर वालिदैन क्या कर सकते हैं? देखिए, वालिदैन के लिए जो पहले तो एक ऐसी चीज़ है जो उनको ज़हन नशीन करनी चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर वो बिहेवियर चेंजेस कैसी आई हैं, उसकी लाइफ के अंदर कैसी चेंजिंग आई है। बच्चा पढ़ रहा है, 3 दिन से वो सो नहीं रहा, उसके अंदर वो क्या, उसने क्या इस्तेमाल किया है, उनको फौरी तौर पर डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, काउंसलिंग की हेल्प लेनी चाहिए। ये चीज़ें क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप पे उसको रोक सकते हैं। जब आप वो रेगुलर यूज़र हो जाएगा, फिर आपके पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। बच्चे के दोस्तों के बारे में आपकी जान न होनी चाहिए, वो आपके पास नहीं है। आपके बच्चे के साथ कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, बच्चा सुबह जल्दी उठता था, अब देर से उठता है, बच्चा रात को जागता है, सुबह सोता है। बच्चे का ड्रेस देखें, बच्चे की डेली की रूटीन देखें, बच्चा घर में लड़ता है, घर से चीजें चोरी होती हैं, ये वो सारी चीजें हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम में एक बात मैं नहीं करना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सिटी ने उसको एज ए चलान दिया कि आपने 3 माह का ये पैसे जमा करवाने हैं, फीस जमा कराने। बच्चे और बच्चियां पता क्या करते हैं, वो जब चलान फॉर्म आता है उसमें अगर 30,000 की अमाउंट है
वो 50,000 की करते हैं। घर से 50,000 रुपया ले लिया, यूनिवर्सिटी में जब आपने जमा करवाना है तो उसी चलान फॉर्म को फिर चेंज किया। उस चलान फॉर्म में आपने क्या करना है, उस चलान फॉर्म में आपने 30 की जगह 20 कर देना है, और 20 करने के बाद आपने जमा करवा लेनी। वो 10,000 जो आपका बैलेंस बचा है, वो जब आपने 5 साल के बाद 4 साल के बाद आपने वो यूनिवर्सिटी को क्लियर करना है तो आपके ड्यूज बरकरार रहेंगे। फिर घर वालों को बुलाया जाता है, उनको ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा और बच्ची ये जो पैसे हासिल कर रहे हैं ये किन चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं, ये किन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। ये वालिदैन को खुद ब खुद एहसास होना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची क्या किन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये तो जुल्फ़िकार साहब, ये तो चीज़ें आ गई ना कि वो ये इस चीज़ में लेते ही जा रहे हैं इसको और इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन फिर हमें वो जो चेन है उसको भी तो ब्रेक करने की ज़रूरत है ना, उस पर भी तो काबू पाने की ज़रूरत है। हम हमेशा इस चीज़ पे बात करते हैं कि जो पीछे माफियाज है, जो उनको सप्लाई कर रहा है इस चीज़ को, उसको किस तरह हम काबू कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए एक जामे मरबूत पॉलिसी की ज़रूरत है। अच्छा। जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ANF के साथ साथ पुलिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये दूसरे इदारे हैं, या एक ऐसा सिस्टम आप हमें डेवलप करें जो सप्लाई रिडक्शन को कम करे। अच्छा। सप्लाई जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अब मुझे ये बात कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है, ये ड्रग कोई अफगानिस्तान से नहीं आ रही। मैं बार बार कहता हूँ ये ड्रग लाहौर में बन रही है। हाँ, लोग घरों के अंदर बना रहे हैं, लोग अपने घरों के अंदर वीड को ग्रो कर रहे हैं और वो उसके बाद फिर उसको सेल करते हैं। आपके घर के अंदर जो आप डिलीवरी मंगवा रहे हैं, अच्छा, कॉल करते हैं पिज़्ज़े की, हाँ, कॉफी की, चाय की, डिलीवरी बॉय आ रहा है, उसको चेक करें आपका बच्चा कहीं ड्रग तो नहीं मंगवा रहा। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं सोचें कि जी वो ड्रग जो है वो हमें बाहर से आ रही है। उसके लिए हमें मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। देखिए, उसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इमीडिएट जो प्रोग्राम है उनको लॉन्च करना चाहिए। क्या हमने आज तक सारे इदारे बताएं, क्या हमने मिल के कोई बैठे हैं, अच्छा, कभी कोई स्ट्रेटजी तैयार की है? मैं अभी आपके प्रोग्राम की वसासत से मेरी कोशिश है कि मैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब को ब्रीफ करूं कि हम पंजाब में क्या बेहतरी ला सकते हैं। मेरी एक तजवीज़ ये है कि जो इन्होंने पनाहगाहें बनाई हैं, हाँ, लाहौर में 1 या 2 पनाहगाह हमें दें, हम 100 बेड का हॉस्पिटल विद इन 2 और 3 मंथ, नो लॉस नो प्रॉफिट और फ्री ट्रीटमेंट सेंटर देने के लिए तैयार है। काश खुदा के लिए कोई काम करके तो दिखाए ना। जब आपने अपने सियासी मामलात में देखें, सियासी मामलात अदम इस्तेहकाम जब होता है तो ड्रग की सप्लाई ज्यादा होती है। अच्छा। सप्लाई ज्यादा होती है और इस्तेमाल ज्यादा होता है, चेक एंड बैलेंस नहीं होता। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का चेक एंड बैलेंस जो है पॉलिटिकल कई और चीजें पे और हाँ, चीजों की तरफ है। हमने इन चीजों पे फोकस करना है। अगर हमने इन चीजों पे देखें, कितने प्रोग्राम आपने किए, किस तरह मैं गुफ्तगू करता हूँ और मैं यही गुफ्तगू उन लोगों के पास जाके भी करता हूँ जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आती, पता नहीं वो क्या डर और खौफ है हमारे अंदर। वो उन लोगों को जो करना चाहते हैं, क्या डर और खौफ है? डर और खौफ ये है कि हम दूसरों के बच्चों को नहीं बचा सकते। डर और खौफ ये है कि हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते ड्रग की वजह से। क्या ड्रग हमारे ऊपर इतना ही वो उनका प्रेशर है? हमें इसके लिए सबको मिलकर, आपने जिस तरह अभी कहा था, पेरेंट्स को, टीचर को, गवर्नमेंट को, जितने भी हमारे सोसाइटी के स्टेक होल्डर हैं, सबको मिलकर काम करना चाहिए, तब हम रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि हम इसी तरह चलते रहेंगे। आप उसी तरह लाहौर की सड़कों पे, लाहौर का फेज ये है कि हम सड़कों पे देखते हैं कितनी तादाद बढ़ गई, लाशें पड़ी हुई होती हैं अभी जो ओवरडोज की वजह से। अभी मैंने जो हालिया रिपोर्ट पेश की है जनवरी से लेके अप्रैल तक, अच्छा, आप बिलीव करें कि 145 से ज्यादा लोग, जिसमें 4 खवातीन हैं जिनकी डेड बॉडी मिली है और जिनको दफनाया गया बेनाम, और कई ऐसी डेड बॉडी थी जिनको फैमिली ले जाती है जब पता चलता है। अगर वो भी हम डाटा शेयर करें तो ये सैकड़ों में बन जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमें मिलकर आए, अब भी है वक्त है, देर ना करें, अब भी वक्त है। फिर ये ना कहें कि जनाब हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया था, हम कर नहीं सके। हाँ। अपना हिस्सा तो डालें ना। जब अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, जब दूर से बैठ के आप आग को देख रहे हैं कि आग जल रही है, आग के करीब जाएं, जब उसकी हरारत आपको महसूस होगी तो ये महसूस करें कि ये प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। जब आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो मसला हल नहीं होगा। मैं कहता हूँ हर चौथे 5वें घर में एक बच्चा एडिक्ट है, हर चौथे 5वें घर में बच्चा नशे चरस का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? हमें प्लानिंग करने की जरूरत है।
आज ही इब्तिदा करें। और एक कौम बनकर हमें ये प्लानिंग करने की ज़रूरत है और बड़े स्केल पर। लेकिन मुझे बताइए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, कब से इम्प्लीमेंटेशन इस पे? देखिए इसकी मेरा ख्याल 31 तारीख तक जो लास्ट डेट है, यूनिवर्सिटियों ने रिपोर्ट जमा करवानी है हायर एजुकेशन कमीशन को, हायर जो फेडरल है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मैं आपको अगर मुझे रिपोर्ट मिल गई मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी यूनिवर्सिटियों ने नीतन या सही तरीके से वो उनको आगाह दी है। वो डरेंगे ना, इसलिए देखें एक यूनिवर्सिटी में 50,000 बच्चा है, एक यूनिवर्सिटी में 20,000 बच्चा है, तो यकीनन उनमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि हर जगह पे हर तरीके से सब अच्छा की रिपोर्ट आए, सब अच्छे की आए। लेकिन कोई पता चल पाया है कि इसके बाद अगर वो रिपोर्ट आ जाती है उसमें बच्चों को पता चलता है कि बच्चे इतना नशा कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा? देखिए उसमें मेरी जो ऑब्जर्वेशन शुरू से ये है कि अगर आपके पास जिस तरह हमारा स्पोक एंड ड्रग फ्री कैंपस प्रोग्राम है, अगर बच्चा या बच्ची का पता चल जाता है, हमारा मकसद हरगिज़ नहीं बच्चे को यूनिवर्सिटी इदारे से एक्सपेल करें। हमारा मकसद ये है पेरेंट्स को बुलाएं, सही पेरेंट्स की हेल्प के साथ उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजें, ट्रीटमेंट के फेज के बाद रिहेबिलिटेशन के फेज में जाए, काउंसलिंग के फेज में जाए। वो जो 3-4 माह का पीरियड है उसमें बच्चा बिल्कुल फिट होके दोबारा उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने। ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा अगर ड्रग का इस्तेमाल करता है उसको यूनिवर्सिटी से निकाल। हमने तो उसको कारामद शहरी बनाना है, हमने उसको अच्छी जिंदगी देनी है, उसके मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है। ये वो चीजें जरूरी हैं। लेकिन रिहेबिलिटेशन के लिए हमारे पास सेंटर्स भी तो होने चाहिए ना जुल्फिकार साहब? हमारे लिए फिर वही बात आ जाती है कि जहां हम खड़े थे वही हैं। एक हॉस्पिटल है लाहौर में, मैं तो कह रहा हूँ कि जो पनाहगाह है वो हमें दें, पनाहगाह बिल्डिंग जो बनी है हम आपको करके दिखाएंगे। हम जो पहले जो कर रहे हैं हम ट्रस्ट करें, जब ट्रस्ट आपका हम पे होगा, अभी जो पहले जो थोड़ा सा कर रहे हैं अब थोड़ा सा बड़ा करें, अब बड़ा कर ले, अब सियासी हालात से हट जाएं, लोगों को रिलीफ दें। लोग रिलीफ चाहते हैं। देखें ये जो महंगाई का अभी सैलाब आया है ना, मैं अभी भी आपको प्रेडिक्शन करता हूँ ड्रग्स में बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे, डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से। मामला बहुत खराब है। अभी आपने कल पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, महंगाई होगी, लोग मसाइल का शिकार होंगे, फेस करेंगे, तो उससे क्या होगा? एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ेगा, उससे ड्रग्स की तरफ लोग आएंगे, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, जो पढ़ने वाले हों, जो तालीमी इदारों में हो, जो सोसाइटी में बाहर बैठा है। तो इसके लिए हमें मिल बैठ के काम करना है। अभी से आज आप शुरू कर लें। वो जो प्रोग्राम देख रहा है या नोट कर रहा है वो अभी कॉल करे, कहे जी ठीक है हम तैयार हैं काम करने के लिए। कोई करे तो सही, कोई करने के लिए तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब, कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम, हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आते हैं। और मुनशियात के हवाले से जनाब हम हमेशा ये सेशन रखते हैं ताकि आप साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। और ये नया इकदाम उठाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर डोप टेस्ट कराया जाएगा जितने भी तलबा और तालिबात हैं उनका, ताकि पता चल सके कितनी रेशो है जो मुनशियात का इस्तेमाल कर रही है। तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे वो हम भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हम कुछ बात कर लेते हैं खेल और खिलाड़ी के हवाले से। और जिस तरह हम बात करते हैं हमारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें और जितना भी टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नया नया टैलेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आता है, बात करता है, अपनी जर्नी के बारे में बताता है हमें किस तरह उन्होंने स्टार्ट किया है। और आज हमने बात करनी है साइकिलिंग के हवाले से कि पाकिस्तान में साइकिलिंग की जो रुझान है वो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो न्यू टैलेंट है वो इसकी तरफ कितना फोकस कर रही है, यहाँ पर आके अपना नाम बना रही है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही है। तो आज दो ऐसी मैं तो कहूँगी सिनफ़े आहन है जिनसे आपकी मैंने मुलाकात करवानी है, जो साइकिलिस्ट हैं, नेशनल साइकिलिस्ट हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत सारे मेडल्स भी जीत चुकी हैं। कुछ का कह लें कि अभी स्टार्ट ही है लेकिन स्टार्ट में ही उन्होंने अपना नाम इतना ज़्यादा बना लिया है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है और इंशाल्लाह आगे जाके पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। हमारे साथ फातिमा ताहिर नेशनल साइकिलिस्ट और सदफ रफ़ी नेशनल साइकिलिस्ट मौजूद हैं। फातिमा आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और सदफ आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ। और जिस तरह आप दोनों मुस्कुरा रही हैं और कंफर्ट
आपका मुझे लग रहा है लेवल दोनों दोस्तें भी लग रही हैं मुझे, ऐसा है? Yes. तो इसका मतलब जो अच्छी आज गुफ्तगू होने वाली, डिस्कशन होने वाली है। सबसे पहले फातिमा आप से स्टार्ट करूंगी, कब से आप साइकिलिंग कर रही हैं? It's been 1.5 years. ज़्यादा नहीं हुआ, I'm still 16 अभी। तो लेकिन इन द पास्ट 1 साल मैंने 2 नेशनल्स खेले हैं और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगी। सदफ आप कब से कर रही हैं साइकिलिंग? मैं 2016 से। अच्छा। मैं पहले कॉलेज लेवल पे खेलती रही हूँ। अच्छा। अब मैं इंटरवर्सिटी पे खेल रही हूँ। इंटरवर्सिटीज़ में कंपटीशन तो ज़्यादा होता है, लेकिन बस कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी उसके लिए पड़ती प्रैक्टिस है। हमारे पूरा 1 मंथ हमारे कैंप्स लगते हैं। अच्छा। कैंप्स के बाद हमारी ट्रेनिंग होती है। हमारी पहले फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिर हमारी मेंटली ट्रेनिंग होती है। अच्छा। हमें तैयार किया जाता है कि आप लोगों ने कंपटीशन में जाके क्या करना है, क्या सामने कंपटीटर्स कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। लाइक करंटली अभी भी हमारे एशियन ट्रैक चैंपियनशिप के लिए कैंप लगा है। ऑनेस्टली मैं वहाँ से ही आई हूँ। अच्छा अच्छा। तो सुबह जाते हैं, ट्रेनिंग होती है, वी आर टोल्ड अबाउट एवरीथिंग, डोप टेस्टिंग, मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है। तो एक तरह से जो पंजाब की साइकिलिंग फेडरेशन है, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी केयरिंग अबाउट अस। तो क्या इंस्पिरेशन किससे मिली फातिमा आपको कि आपने ये साइकिल? मेरे साथ एक साइकिलिस्ट है नतालिया खान। शी इजंट हियर बट शी इज इन द टॉप 5 साइकिलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ऑनेस्टली बस उनकी लिबर्टी पे रेस थी, उन्होंने कहा आओ तुम भी लगा लो। तो मजाक में मैं चली गई एंड आई रिमेंबर आई फेल डाउन एंड देन आई गॉट 3rd पोजीशन। और उसके बाद दिल में पता नहीं इतना जज्बा आ गया कि तब से छोड़ी नहीं। फिर आपने कहा कि नहीं, अगर मैं थर्ड आ सकती तो फिर मैं फर्स्ट तो आ सकती हूँ। तो आपकी क्या सदफ जर्नी थी, किस तरह आपने स्टार्ट किया है इसको? कॉलेज लेवल में तो आपको पता है कोई पूछता नहीं है कि हाँ बस हमने एक टास्क दिया, ये पूरा हो गया, अब बस फर्स्ट ईयर गई, सेकेंड ईयर गई तो बस काम खत्म। लेकिन जैसे ही हम इंटरवर्सिटीज में आते हैं, इस पे ना एक नेशनल लेवल कंपटीशन आ जाता है। डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। तो फर्स्ट पे मैं थोड़ी डाउन थी, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। कॉलेज से आई थी, बच्ची थी, तो पता नहीं था कैसे इनको कम्पीट करना है या कैसे नहीं। फिर मुझे कोचेज अच्छे मिले, ट्रेनिंग अच्छी मिली। मैं ऑल पाकिस्तान चैम्पियन हुई ऑल इंटरवर्सिटीज़ में। तो अब अल्लाह का शुक्र है वही चीज़ मेंटेन है। अभी पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ है, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप है, इंडिया जा रहे हैं हम लोग ये जुलाई में। जी, वहाँ जाके आप करेंगी, आप भी जा रही हैं वहीं पे फातिमा? We got selected. ओके, तो बड़ी एक्साइटमेंट होगी फिर तो कि इंडिया जा रहे हैं। वहाँ पे जाके फिर क्या माइंडसेट कुछ बना हुआ है कि वहाँ जाके हमने उनको किस तरह कम्पीट करना है उनके एथलीट्स को? इंडिया जैसे ही दिमाग में आता है ना, तो लगता है कंपटीशन एक बहुत हाई लेवल वाला होने वाला है, एक हाई लेवल वाला कंपटीशन होने वाला है। और हाँ, हम बताएंगे हम पाकिस्तानी हैं, मतलब वो जैसे कि इंडिया में कहता है ना कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, वैसे वो कहते हैं हम नेबर्स हैं, हम फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमने अभी भी मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पे जान के डिफिकल्टीज डालते हैं, जान के। अभी मीडिया पे तो नहीं कहना चाहिए, बट लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ बम्प्स। तो क्या माइंडसेट फिर क्या बनाया आपने कि वहां जाके किस तरह उनको कम्पीट करना है? हर इंडिविजुअल बंदे का होता है। cause recently I have accomplished, I'm not trying to flex or something, I've accomplished some really big things जो मतलब मेरे कोचेस को भी नहीं उम्मीद थी कि मतलब मैं इतना अच्छा टाइम निकाल सकूंगी। एंड मैंने निकाला। तो मोस्ट ऑफ इट मेरी इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं थी, ट्रेनिंग तो सबके साथ की, बट द थिंग वाज कि जिस तरह बंदे का माइंडसेट होता है ना, अगर आप कहते हो कि आपने एक चीज करनी है तो आप करके रहते हो, नो मैटर व्हाट कंडीशन। तो इट डिपेंड्स हर प्लेयर पर इंडिविजुअली। अगर वो दिमाग बना के जा रहे कि मैंने मेडल लेके आना है तो इंशाल्लाह। आप दिमाग बना के जा रही हैं आप दोनों? इंशाल्लाह जरूर। ट्रेनिंग तो फुल, आई मीन वी आर डूइंग आवर अटमोस्ट। I mean, I got out of डेज चल रहे हैं ट्रेनिंग के। आपको चाहिए हमें देख के ही फील हो रहा। अभी हम लोग ट्रेनिंग से वापस आ रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग कैंप से ही आप लोग यहाँ पे आ रही हैं। और अब भी मैं देख भी रही हूँ फातिमा कि आपको चोट भी लगी है, तो ये किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, क्या कर रही थी? ऑन ट्रैक, ट्राइंग न्यू स्टफ, बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग। कोच ने कहा ऊपर जाओ, मैं चल पड़ी, मुझे पता भी नहीं था। एंड जस्ट अ स्मॉल एक्सीडेंट एंड राइट नाउ करंटली आफ्टर अ वीक बेड से उठ के आज ही ट्रेनिंग करने गई हूँ और अब आई हूँ, बिकॉज़ हाथ सीधा नहीं हो रहा था, अब सीधा हुआ है। तो या तो इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ट्रैक में कहा जाता है कि पहले हम लोग डरते हैं ना कि यार लड़कियां हैं, माएँ स्पेशली, ऊपर जाओगे, एग्जैक्टली व्हेन मामा सॉ दिस, बड़ी सेंसिटिव होती है ना बच्चियां, बच्चियों को बहुत चीजें ना छुपा के रखने वाली। तो एकदम से अगर मेरी मम्मा कंपटीशन देखने के लिए आए मेरा, तो वो लिटरली
ऐसे हो रही होती हैं। बट ट्रैक पे ऑनेस्टली बहुत गंदा एक्सीडेंट होता है। जहाँ से मैं गिरी थी वाज एक्सपेक्टेड I'd break a bone or two but I didn't. So like likewise obviously अम्मियाँ तो बहुत होती है। मैं जब घर भी गई मैंने मामा को नहीं बताया, मैंने पहले सोचा मैं नहीं बताऊंगी, फिर उनको पता चल गया, फिर भी नहीं बताया कि ऊपर से गिरी हूँ। एंड अभी भी ऑन एवरी रेस ऑफ माइन, लिबर्टी तक की रेस हो, इतनी सीरियस रेस ना भी हो, शी नेवर कम्स बिकॉज उनकी दिल में ये बात होती है कि मैं जाऊंगी फिर उसको देखूंगी, फिर मेरे से रहा नहीं जाएगा। तो फॉर गर्ल्स ये चीजें होती रहती है। कंसर्न होता है माओ का, खास तौर पर बेटियों से बड़ा प्यार होता है। गिरने के बाद हमें बताया जाता है कि हाँ अब आप प्लेयर बने हो। पहले तो बस आप जा रहे थे ट्रैक पे, बस एक जगह मिली, अब तुम्हें खजाना मिल गया, खजाना मिल गया, अब जो चीज ढूंढ रही थी ना वो मिल गया। फिर थोड़ी मोटिवेशन होती है कि हाँ शायद ऐसा ही हो। तो फिर हम लोग ये सारा डिपेंड करता है कि आपके कोचेस जो हैं वो कितना अच्छा आपको ट्रेन कर रहे हैं। तो अभी आप किन के अंडर जो है अभी वो हम सर सखावत के अंडर हैं। उन्होंने ही इज द कैंप कमिश्नर एंड सर जवेद इज सपोज्ड टू जॉइन अस। Other than that, जो हमारे president है सर अदनान, he is on top of everything. He's keeping an eye on everything. He visits the velogram as well here and there, helps us out. So I guess the federation right now is really growing. Because अगर मैं 3-4 साल पहले देखूँ ना, तो if I heard from Natalia or fellow cyclists who've been here for a long time, they'd mostly say कि बहुत ज़्यादा मुनाफे का लोग ये है। तो looking at it right now, ये पहले का जो कह ले कि हिस्ट्री है वो फिर हम सदा से जान सकते हैं कि पहले क्या होता था और अब आपको क्या डिफरेंस लग रहा है कि अब वो चीजें होना शुरू हो गई हैं या वो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं जो पहले नहीं मिलती। one of the things I've heard सबसे टॉप पे ये है कि मतलब पंजाब फेडरेशन सारा कुछ कर रही है। अभी जो एशियन ट्रैक चैंपियनशिप की टीम बन रही है ना, मेल्स का जो सारा मतलब एवरीथिंग दे आर मैनेजिंग इट देमसेल्व्स, लाइक दे आर गेटिंग नो एक्सपेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हाटएवर, आई बिलीव वो अपने ऑन पे सारा कुछ कर रहे हैं। तो सदफ पहले क्या एक्सपीरियंस आपने किया और अब क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं? पहले वही वादे वफा नहीं होते थे। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे कि लंबी लिस्ट तैयार हो जाती थी। ओके हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, वही अब प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सही। तो टूर्नामेंट आने वाला है, टूर्नामेंट आने वाला है, फिर बाद में पता चलता था टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया। अच्छा फिर कभी टूर्नामेंट आ गया तो अभी हमारा पंजाब गेम्स के साथ हुआ था, ट्रेनिंग कर के ट्रायल्स दे के एंड पे पता चला कि इट्स पोस्टपोन एंड इट्स कैंसिल्ड, इट्स नॉट इवन पोस्टपोन, इट्स कैंसिल्ड। और फिर अगर आप किसी चीज के लिए एक टाइम निकाल के अपनी हर चीज को पीछे छोड़ के अपना वो काम करते हैं, फिर वो काम के लिए एग्जैक्टली फिर वो बुरा लगता है ना, दिल बुरा लगता है। You can't have sports as just one thing in your life, especially in Pakistan. Because मतलब अगर मैं सारे अपने पढ़ाई छोड़ के अपनी सारी और एक्टिविटी छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ आ जाऊँ तो I'd have no life basically. एग्जैक्टली मुझे डाइट के बारे में जानना है सदफ। डाइट आप लोगों की किस तरह की होती है, आप एथलीट की या साइकिलिस्ट की, क्या क्या खाना पड़ता है और क्या क्या छोड़ना पड़ता है? सबसे पहले तो ये बताएं मुझे। इंटरेस्टिंगली माय एल्डर सिस्टर इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो उन्होंने मतलब एक बहुत सीरियस डाइट पे रखा हुआ है। अच्छा। तो शुरू से माय फैमिली हैज बीन द काइंड ऑफ फैमिली जो फ्रूट्स एंड हेल्दी स्टफ, नो शुगर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो एक तरह से शुरू से मेंटेन हुई, शुरू से ही आपने मेंटेन करी हुई है। यस, तो मैं एक ऐसी फैमिली से मेरा ताल्लुक है। हाँ। तो मतलब वहाँ भी बड़ा मुश्किल होगा, पराठे इधर भी होते हैं, पराठे शराटे और लस्सी सशी। अच्छा। बड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह नाश्ते में। माँ जी कहेंगे कि हाँ जी बेटा नाश्ता, तो पहले उनको बताना पड़ता है मामा जी बॉयल एग और बगैर जर्दी के। ओके। अब वो जर्दी कौन खाएगा? उस बारे में हमारी सुबह बहस होगी, जर्दी कौन खाएगा, बॉइल्ड एग तो खा लोगी, जर्दी वेस्ट होगी, ये होगा वो होगा। फिर दोबारा हमारा दोपहर में आ जाएगा, दोपहर में सैलेड वगैरह लेंगे। अच्छा ठीक है। सैलेड के बाद हम लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं। ट्रेनिंग पे वो जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ओआरएस वगैरह, आजकल गर्मी काफ़ी पड़ रही है, ओआरएस स्टेइंग हाइड्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर उसके बाद डेट्स वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अच्छा। इंटरेस्टिंगली सदफ वाज द वन जिसने मुझे बताया था गला सूखता है तो मुंह में खजूर रख लिया करो, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट एंड थैंक यू सदफ सो मच। अच्छा, तो ये बड़ा इफेक्टिव रहा आपके लिए। ये बहुत ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं, छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो आप एक दूसरे को बताते रहते हैं और बड़ी इफेक्टिव भी रहती हैं। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। सदफ रफी और फातिमा ताहिर हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप यहाँ पर आई और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इंडिया से जीत कर आना है आपने। और दोबारा फिर हम आपको मदु करेंगे और आपसे जानेंगे कि आपका जो इंडिया का जो ये एशियन गेम्स है इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आपको भी बताएंगे। लेंगे जनाब, मुझे अब आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड्स टू ऑल ऑफ यू।